सबसे पहले तो उमेद सिंह जी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी है। और जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई इसका आपने फॉरवर्ड लिखना है, तो ऑब्वियसली मैं इनको नहीं जानता था, तो मैंने इनसे आग्रह किया कि किताब की एक कॉपी पहले मैं पढ़ लूं। और जब मैंने किताब की कॉपी पढ़ी है तो मुझे लगा कि ये जो आंदोलन हुआ था, आइकॉनिक फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसका जो विवरण दिया है इन्होंने, ये बहुत साल तक हम उसको याद करने का तरीका शायद यही होगा कि हम ऐसी पुस्तकें पढ़ें और ऐसी पुस्तकों में जानें कि क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेद जी का। बहुत साल पहले, तकरीबन 15 साल हो गए होंगे, मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर पढ़ी कि अमेरिका के किसान ने आत्महत्या की। तो कोई हैरानगी की बात नहीं, अमेरिका में बहुत किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन जो उसका जो विवरण था वो इतना दुखदायक था कि कभी मैं उससे उभर नहीं पाया। उसने कहा कि वो किसान इतना डिप्रेस था क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहे थे कि उसने पहले, और वो डेयरी फार्मर था, उसने पहले अपनी 51 जो गाय थी उन सबको गोली मारी और फिर उसने अपने आप को गोली मारी। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है, ये मत सोचिए कि भाई वो अमेरिका बहुत एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, वहाँ भी भयंकर क्राइसिस है एग्रीकल्चर का। और जब हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो आप सबको ये पता ही है कि तकरीबन 4 लाख किसान 1995 के बाद, जब से ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना एनालिसिस शुरू किया, तकरीबन 4 लाख किसान जो हैं भारत में वो आत्महत्या कर चुके हैं। मेरा मानना है कि बड़ा अंडर एस्टिमेट है, पर चलिए कुछ एस्टिमेट तो हमारे सामने है। 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अभी भी खेती की जो दुर्दशा है, वो किसान का जो आंदोलन था वो यही लड़के दिखा रहे थे किसान कि भाई हमारी भी तरफ देखिए, हमारा जो हमारा एक लेवल है एग्जिस्टेंस का, उसको भी समझने का प्रयास करें। आप हमें अन्नदाता तो कह देते हैं, लेकिन आप उसको सपोर्ट करना नहीं चाहते, नहीं जानना चाहते, नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि ये पहली बार किसान खड़े हुए इस लेवल पे कि भाई बता सकें कि हमारा दुख दर्द भी समझिए, और देश ने समझा उसको। जब तक ये आंदोलन रहा, सब देश को समझ आया कि किसान क्यों लड़ रहे हैं, और यही एक कारण था कि जो भागीदारी लोगों ने दिखाई है कि वो किसान आंदोलन इतना लंबा चला। वरना सब सोच के बैठे थे 15-20 दिन के बाद ये थक जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि थकावट नाम की चीज़ किसान के साथ नहीं आती है। और वो ऐसे डटे रहे जब तक कि सरकार को वादे नहीं किया उन्होंने कि तीनों कानून वापस करें। ये तो होगी एक बात जिसकी मैं जानता हूँ कि अभी भी हम लोगों ने सुबह भी और अभी बाद में भी, मेरे बाद भी ये इस पर चर्चा होती रहेगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक हमने अन्नदाता कह के किसान को तो छुपा लिया कि भाई उसकी दुख और दर्द को हम नहीं समझना चाहते थे। लेकिन थोड़ा सा प्रयास मैं करना चाहूँगा आपके समक्ष, ये कुछ एक उदाहरण दे के कि क्या कारण है कि किसान जो है आज भी उसी दशा से या दुर्दशा से निकल रहा है और हम अभी भी नहीं उसको समझ पा रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमें आगे भी देखना चाहिए। अभी भी जो हालात से हम गुजर रहे हैं वो भी देखना चाहिए, और आगे भी देखना चाहिए कि कहाँ हम जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रोल तो है ही है, लेकिन आप सबका भी रोल है इसके साथ। आप ये मत सोचिए कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपकी बात सुन ली तो वो पार्लियामेंट में बात कहेंगे तो सारा समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप और मैंने क्योंकि अपना दायित्व हमने नहीं निभाया, और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, यही एक कारण है कि आज किसान पिस रहा है, जहां भी है वो पिस रहा है, और हमने किसी ने उसकी दुर्दशा को जानने की या उसकी नब्ज पे हाथ रखने का प्रयास नहीं किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एंड हुड्डा साहब आप भी इस बात को मानेंगे। एक स्टडी आती है जो कहती है कि सन 2000 और 2016 के बीच में, यानी 16 साल के पीरियड में
भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसी बार काउंसिल ने नहीं, किसी एकेडमिया ने नहीं, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं, किसी असेंबली ने नहीं, और ना ही पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हुई। क्यों चर्चा नहीं हुई? 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ, यह एक इंटरनेशनल स्टडी बताती है। इसका मतलब है कि हर साल तकरीबन 2.64 लाख करोड़ का किसानों को नुकसान हो रहा है। चर्चा क्यों नहीं हुई? अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन आप जानते हैं कि कहीं कॉरपोरेट का कहीं 5 लाख करोड़ भी नुकसान हो गया होता तो सारा देश खड़ा हो गया होता। ये सब पॉलिसी पैरालिसिस है, इसमें हमें इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, टैक्स कट देने चाहिए, लेकिन किसानों की बात पे किसी ने भी चर्चा नहीं की इस देश में। और फिर मुझे आप बताइए कि हम दोष दें सिर्फ पार्लियामेंट का या सरकार का? नहीं, हम सबका भी उसमें योगदान है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 45 लाख करोड़ रुपए का क्या महत्व होता है, और उसको आगे हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो एक और अभी अध्ययन आया है OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। उनका स्टडी कहती है कि भारत का किसान दुनिया में, उन्होंने 54 कंट्रीज जो हैं, जो एग्रीकल्चर के बड़े मेजर कंट्रीज हैं, उनका सबका अध्ययन किया, और वो 2000 से शुरू हुआ है, सन 2000 से वो अध्ययन शुरू हुआ है। और उस 2000 के अध्ययन के बाद वो कहते हैं कि दुनिया में 3 देश हैं सिर्फ जिसमें एग्रीकल्चर नेगेटिव जोन में है। एक उसमें अर्जेंटीना है, एक वियतनाम है, और एक भारत है। अर्जेंटीना और वियतनाम अपने जो किसानों का नुकसान है वो बजट के माध्यम से पूरा कर देते हैं। भारत एक ऐसा देश है सारी दुनिया में जहां पर किसानों को भगवान भरोसे छोड़ा गया है। कोई सरकार, कोई जो भी सरकार आई है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, अभी तक किसी ने वो घाटे की पूर्ति नहीं की। मैं आपको बता रहा हूं 2000 से लेकर 2024 तक, ये 24 साल हमारे सामने है, किसान हमारा ईयर बाई ईयर घाटे की खेती करता है। मुझे एक व्यवसाय बता दीजिए हिंदुस्तान में जो 1 साल भी घाटे की बिजनेस करके वो जीवित रहे या बंद उसकी दुकान ना हो जाए। लेकिन किसान 24 साल से घाटे की खेती हर साल करता आ रहा है, फिर भी जीवित है, फिर भी आपको अनाज देता है, आपकी थाली परोसता है। लेकिन हमने कभी चिंता की उसकी? अब आप बोलेंगे कि साहब इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? तो ये भी दिया हुआ है, उपभोक्ता को 25% फायदा हुआ। आप और हम जिनको सस्ता अनाज मिलता है उनको 25% का फायदा हुआ, किसान को 15% का नुकसान हुआ। ये हमारे समक्ष है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है या जिस समय में हम रहते हैं, वहाँ हर आदमी चाहता है कि मुझे फूड जो है वो सस्ता मिले, फ्री मिले। आज हम कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम आटा दाल फ्री दे रहे हैं या आटा फ्री दे रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप इस देश में देना शुरू कर दियो, सबकी लाइन लग जाएगी, सब चाहते हैं कि हमें फ्री मिले। जिनके पास जो सक्षम है वो भी चाहते हैं कि साहब हमें फ्री मिले। और इसीलिए आप देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट भी हमारे जो देश के हैं वो समझना हमें बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक डिजाइन किस तरीके से किसान को जानबूझकर गरीबी के उसमें पैदान में रखता है या उस लेवल पे रखता है। और ये इकोनॉमिक डिजाइन जब तक हम नहीं समझेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारा किसान तो इतनी मेहनत करता है, इतना अच्छा उसकी पैदावार होती है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सड़कों पर आलू प्याज फेंकता है और या आत्महत्या करता है। क्यों करता है? जब तक हमने इकोनॉमिक डिजाइन नहीं समझा तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या कारण हुआ। आप फिर उसके अंदर ही जो आपके पास उपलब्ध है उसमें कॉमा फुल स्टॉप करते रहिए कि साहब इससे किसान की इनकम बढ़ेगी, इससे आप देखो कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा, कोई इनपुट लेके आएगा, कोई जो भी कुछ लेके आएंगे, सारे यही कहते हैं कि किसान की इनकम इसमें बढ़ेगी। कभी भी आप पढ़ लीजिए, कोई टेक्नोलॉजी आती है इससे इनकम बढ़ेगी। अरे आज तक मुझे याद है 75 साल, तो उसमें कुछ साल तो मैंने एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी देखा है, जब भी हम एक क्रॉप वैरायटी लेके आते हैं हम कहते हैं जी इससे ईल्ड बढ़ेगी, ईल्ड बढ़ेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। जब यील्ड बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। तो मेरा मानना कि अगर सारी उसको जोड़ लें हम, तो हमारी जो किसान की इनकम है वो तो चांद तक पहुंच जानी चाहिए थी अभी तक। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर आज कोई खड़ा है तो वो किसान है, और वो उस लेवल पे खड़ा होकर फिर भी आपको कुछ नहीं कह रहा है। वो यही कह रहा कि मेरी आवाज़ सुन लो, मेरी जो मांग है उसको सुन लीजिए, वो भी हम सुनने को तैयार नहीं। और जब भी हम ऐसी बातें करते हैं हम एक दूसरे को तो पैट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा हमारा संदेश आना चाहिए कि हम एक नैरेटिव बदले। नैरेटिव बदलने का रोल जो है वो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है।
अब आप नहीं कह सकते कि साहब कॉर्पोरेट मीडिया है वो हमारी बात नहीं करता। अब तो मीडिया आपके हाथ में है और आप उसमें फालतू के व्हाट्सएप शेयर करते रहते हैं। कभी आपने एग्रीकल्चर की दुर्दशा भी शेयर की है, कभी कभी प्रयास करिए कि वो भी शेयर करिए, लेकिन आप नहीं करते। आप अभी कोई स्टेटमेंट आ जाएगी या कोई वीडियो आ जाएगा, आप देखो कैसे वो फैलता है, लेकिन किसान की बात तो मैंने कभी देखी नहीं कि व्हाट्सएप पे वायरल होगी हो या किसी और सोशल मीडिया पे वायरल होगी। क्यों? आप और मैं नहीं करते। आप और मैं को लगता ही नहीं कि इसमें कोई बात भी है कहने वाली। ये माना जाता है कि साहब ये लोग तो भगवान भरोसे तो हैं ही हैं, इनका तो ऐसे ही चलेगा। बहुत से जब मैं सरकारों में कभी बैठक में बैठता हूं तो मुझे भी ये जवाब दिया जाता है कि आप क्यों चिंता करते हो, इनका तो ऐसे ही चलेगा। ये जो सोच है कि ऐसे ही चलेगा, ये इसलिए है क्योंकि आप और हम नहीं उठते, और आप हम जब नहीं उठते तो उन लोगों का भी जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी फिक्र नहीं है उसका। और यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं कि किसान की प्रगति या उन्नति नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है कि हम सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो ये है कि अगर हम उस बात को एक पब्लिक नैरेटिव या एक पब्लिक डिस्कोर्स में हम लेके आ सके, बहुत बड़ी आपके लोगों की कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अगर नहीं होगी तो अपने आप को ब्लेम करिए, किसी और को मत ब्लेम करिए, क्योंकि आपने वो जो काम था वो करना था जो नहीं किया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं सर। मुझे याद है हुड्डा साहब की, जब मैं यंग रिपोर्टर था, मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, तो मेरे पे एक तरह की ऑब्लिगेशन थी कि जब भी नॉर्मन बोरलॉग नोबेल लॉरिएट थे, आप जानते हैं एग्रीकल्चर में, उनको इंटरनेशनल जो पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़, जब भी वो भारत में आया करते थे तो मुझे एक आदेश था कि मैं उनके साथ कुछ समय व्यतीत करूं। बड़ा सौभाग्य था अहमद से। मैंने एक बार उनसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने उनसे कहा, ये 1983 की बात है, 83 में वालेसा जो पोलैंड के एक नेता थे वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट के, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो मैंने बोरलॉग साहब को बहुत पहले नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, तो मैंने उनसे बैठे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये जो वालेसा को जो अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज़, उसका आप कैसे उसको देखते हैं? कोई मतलब नहीं था इस सवाल का, लेकिन मेरे पास समय था, उनके पास भी समय था, तो हमने ये बात कर ली। उन्होंने कहा कि ओहो हो देवेंद्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। तो मेरे भी कान खड़े हो गए। वो कहते हैं हुआ क्या कि जब नोबेल कमेटी ने सोचा कि भाई वालेसा को अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उन्हें छोटी सी एक टीम का गठन किया और उनको भेजा, जाओ देखो कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उस टीम के चेयरमैन नॉर्मन बोरलॉग थे। तो वो मुझे कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये लगा कि वालेसा जो जिससे के लड़ रहे थे, इट वॉज चीपर फूड फॉर दी वर्कर्स। लेकिन ये भूल रहे थे कि वो जो लाखों करोड़ों लोग जो चीपर फूड पैदा करते हैं, सस्ता फूड पैदा करते हैं, उनकी जीविका में क्या होगा। बेसिकली वालेसा साहब वॉज ए वर्कर सॉलिडारिटी मूवमेंट्स का वो लीडर थे, तो वर्कर्स के लिए सस्ता अनाज की बात कर रहे थे, पर ये भूल रहे थे कि वो जो पैदा करेगा सस्ता, उसका क्या होगा। तो उन्होंने आके लिखा, अकॉर्डिंग टू बोरलॉग, उन्होंने आके बताया कि मैंने उनको रिपोर्ट दी नोबेल कमेटी को कि ही डज नॉट डिजर्व ए नोबेल प्राइज, लेकिन उनको नोबेल प्राइज फिर दे दिया गया। तो मैंने पूछा कि साहब ये कैसे हो गया कि आपने कहा कि नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। तो वो कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिजाइन। इकोनॉमिक डिजाइन ये कहता है कि फूड को सस्ता रखिए, फूड को सस्ता रखिए, नोबडी इज बॉदर्ड कि उस फार्मर का क्या हो रहा जो फूड प्रोड्यूस करता है। मेरा ये मानना रहा और मैं हर जगह कहता हूं कि फार्मर इज बीइंग पेनलाइज्ड टू ग्रो फूड, उसको हम सजा दे रहे हैं वो फूड या अन्न पैदा करने के लिए। और ये नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है डिजाइन। इस डिजाइन को हम अगर समझ जाएंगे तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि हमारा किसान जो है वो क्यों नहीं उठ पा रहा है उस क्राइसिस लेवल से। ये एक बात होगी। और ये तो चलो आप कहेंगे ये तो पिछली बात होगी, लेकिन आप अभी आगे का देखिए जरा। लेट अस स्टार्ट थिंकिंग। ये तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए इस किसान आंदोलन को, तो लेकिन अगला किसान का फ्यूचर कहाँ पर है, हम थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लें। अगर मुझे 5 मिनट दें आप मनोज जी, तो उस पर भी अगर हम फोकस कर पाए। देखिए आज एक इकोनॉमिक डिजाइन को अगर हम समझते हैं, इकोनॉमिक डिजाइन जैसा मैंने आपसे कहा वो कहता है कि फूड सस्ता होना चाहिए। एक आप ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी इन्फ्लेशन की बात करता है तो वो टमाटर, आलू और प्याज के प्राइसेस की बात होती है। अगर आलू प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फूड को काउंट करते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मैं कई बार सोचता हूं
इस पे मैंने अध्ययन किया कि एवरेज जो फैमिली है इस देश में, उसका किचन का बर्डन 10,000 से लेके 20,000 के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन किस आप उससे स्टेटस से आते हो। 10,000 और 20,000 का तो उसका खर्चा है किचन का। आलू प्याज का दाम बढ़ जाता है, 100 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, हाहाकार हो जाता है टेलीविजन के ऊपर। अभी कल परसों भी मैंने ना कर दिया टेलीविजन पे जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, जब तक आप असली कारण पे नहीं बात करोगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आलू का भाव बढ़ गया या प्याज का भाव बढ़ गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने घर में देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए, आपके हर परिवार में, हर परिवार जो है दबा हुआ है 3 चीजों के करके जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। मकान यानी हाउसिंग, हेल्थ यानी आप हॉस्पिटल का और फार्मास्यूटिकल का खर्चा, और तीसरा एजुकेशन। आपकी पूरी सरप्लस फैमिली की, और आप कर्जा भी लेते हैं, जमीन भी अपनी बेचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होता है बड़ा थोड़ा सा होता है। एग्रीकल्चर में आलू प्याज अगर बढ़ भी जाते हैं, 100 रुपये हो जाते हैं, मेरा मानना है कि एक परिवार अगर ठीक ठाक परिवार है तो उसमें 1,000 रुपये से ज़्यादा उसका एडिशनल अतिरिक्त खर्चा नहीं होता है। लेकिन आप सारा जो मार आती है वो आलू प्याज पे आती है, और वो सारे इकोनॉमिस्ट भी खुश हैं क्योंकि बनाया इकोनॉमिक डिज़ाइन इस तरीके है कि फूड प्राइसेस को नीचे रखना है, दबा के रखना है। जब आप किस फूड प्राइसेस को दबा के रखते हो तो लाजमी है किसान कभी नहीं उठ सकता। अब मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको मैं। अभी जो इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब 8% पे चला गया फूड जो है इन्फ्लेशन पे, जो भी फिगर्स आ रही हैं। पिछले साल चंडीगढ़ में मकानों की इन्फ्लेशन 535% बढ़ी है। किसने बात की? 535% प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो इन्फ्लेशन है, किसी ने नहीं उसकी चर्चा की। आलू प्याज अगर 40 रुपए से 80 रुपए हो जाता है तो आप सब हाहाकार करते हैं कि साहब आलू प्याज ने हमारी महंगाई क्या कहते हैं, कमर तोड़ दी, ये सब आप बातें करते हैं। सच्चाई ये है कि जानबूझकर हम नहीं चाहते कि हेल्थ के प्राइसेस और हाउसिंग के प्राइसेस और एजुकेशन के प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल हो। हम चाहते हैं कि वो बढ़ें, इसी से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हम चाहते हैं कि वो बढ़ें, और आप किसान को, उसकी बेचारे की आवाज़ नहीं है, आप उसको दबा के रखते हैं। वो नहीं समझ पाया आज तक कि इन्फ्लेशन की जो मैनेजमेंट है या मेजर है वो कैसे किसान को गरीबी रेखा में रखता है। ये नहीं रखा हमने। फिर दूसरी बात आप देखिए, हमारे देश में पिछले साल, सर मैं गलत नहीं हूं, इस साल का जो बजट है वो 48 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट है। एम आई राइट? 48 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट है। एग्रीकल्चर में इस समय पॉपुलेशन स्विंग हो गया है। अब जो पॉपुलेशन पहले थी 5 साल पहले खेती में, वो अब बढ़ के 57% पे आ गई है। ये रिवर्स माइग्रेशन जो हुई है, ये भी हमको जानना है। 7 करोड़ लोग अब खेती में वापस चले गए हैं, और 7 करोड़ को रोमांटिसाइज नहीं आप कर सकते। इतनी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई है, इसका तरीका ये नहीं कि उनको दोबारा निकाल कर आप शहर में लाओ। कोशिश ये होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, प्रॉफिटेबल बनाएं। ये हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बजट का एनालिसिस करते हैं, 48 लाख करोड़ रुपए में से सिर्फ 3% यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया खेती के लिए उसका आवंटन है। सिर्फ 1.5 लाख करोड़। और ये मत सोचें कि साहब ये बीजेपी की सरकार यही करती है, कांग्रेस भी यही करती थी, क्योंकि उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है, वो भी उसमें अगर दबा के रखते थे। और आप और हम खुश हैं। हमारा तो इसमें क्या होता है कि टीवी सस्ता हो गया, आपका टेलीफोन सस्ता हो गया, हम इसी चीज को देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि क्या कारण है कि आधी जनसंख्या जो है देश की, उसके लिए मात्र 3% बजट है। और अगर बढ़ा देंगे तो यही इकोनॉमिस्ट कहेंगे साहब फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, हाँ जी, वित्तीय घाटा बढ़ गया, ये नहीं बढ़ना चाहिए। और आप और हम मान लेते हैं, क्योंकि हमने कभी सवाल ही नहीं किया कि ये वित्तीय घाटा का सिस्टम ठीक है कि इसको भी चैलेंज करने की जरूरत है। आप सोचेंगे, और मैंने अभी भी कहा कहीं पर कि मेरा ये मानना है अगर 60% या 57% पॉपुलेशन आज एग्रीकल्चर में है तो कम से कम हमारा 50% बजट एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। जैसे मैंने ये कहा कि 50% बजट एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, यानी 24 लाख करोड़ रुपया खेती में जाना चाहिए, तो एक रिएक्शन होता है कि साहब ये कहाँ हुआ है, आप ये गलत ऐसी बात बोल रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुई है। मैंने कहा यार दुनिया को तो छोड़ दो, मैं अपने देश की ही बात बता देता हूँ। जब वाजपेयी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने, और ये 1996 की बात है,
उसके 2 दिन बाद उस पार्टी ने एक प्रयत्न किया, उन्होंने 5, 6, 7 इकोनॉमिस्ट को बुलाया और ये सोचने का तरीका उनको सामने सवाल रखा कि भाई ऐसी कौन सी हम आर्थिक नीतियां लेके आएँ जिससे कि हमें एंटी इनकम्बेंसी ना फेस करनी पड़े, यानी हमें सरकार से बाहर ना किया जाए। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद आना था, वाजपेयी साहब, लेकिन उनको भी एक ही दिन हुआ था, तो उन्होंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को उसमें भेजा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने हम सब के सामने सवाल रखा और हमारे जो इकोनॉमिस्ट साथी थे उन्होंने कहा साहब फिस्कल डेफिसिट को कम करिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, जो ये नॉर्मल आप पढ़ते आए सुनते आए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इकोनॉमिक्स 101 से जो आप सुनते आए वही बातें कही गई। तो मेरे से सवाल पूछा गया, मुरली मनोहर जोशी जी ने पूछा कि देवेंद्र जी अब आप बताइए क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे तो एक चीज़ समझ आती है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको इलेक्शन नहीं हारनी है कभी भी, तो एक काम क्यों नहीं हम कर सकते। उस जमाने में 1996 में 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। मैंने कहा सर अगर 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है तो 60% बजट एग्रीकल्चर में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उसमें इमीडिएटली रिएक्शन जैसे होता ही है, अरे इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, आप नहीं समझते हैं, आपको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, जो जिस क्षेत्र को हमें बढ़ाना है वो इंडस्ट्री है, बला बला बला, आप जानते ही हैं ये जो आर्गूमेंट है। मैं फिर भी अपनी बात पे अडिग रहा। मैंने कहा नहीं, यही एक रास्ता है कि हमें जब तक हम इस पॉपुलेशन को, इसमें आप चमत्कार ढूंढ रहे हैं, चमत्कार तो हो ही नहीं सकता जब तक आपने वो इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं की। तो इसलिए अगर आप इसमें ठीक इन्वेस्टमेंट दें, और क्योंकि 60% पॉपुलेशन है, मैंने 50% आपसे मांगा है, मुझे लगता है कि यही एक उपचार है। खैर मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि मैं ये प्रधानमंत्री के समक्ष आपके जो विचार हैं मैं उनके सामने लेके जाऊंगा। अगले दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक कॉल आया। मुझे कहते हैं कि साहब आपने कल ये बात कही थी मीटिंग में, तो प्रधानमंत्री आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। और ज़माने की बात है जब ये फ़ोन हमारे पास नहीं होते थे, मोबाइल। तो मैंने कहा जी जरूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने जो बात बोली एंड इट स्ट्रक मी, और उन्होंने कहा कि मुझे 2-3-4 चीज़ें मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने सवाल पूछे, मैंने उसका जितना जवाब मैं दे सकता था मैंने उनको दिया। मैंने सोचा बात खत्म होगी। लेकिन अगले दिन मुझे हैरानगी हुई जब उस सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 60% बजट एग्रीकल्चर को देंगे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, और ये रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा कि हम 60% बजट एग्रीकल्चर को देंगे। वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद अखबारों में चर्चा शुरू होगी, आप जानते हैं किस तरीके की चर्चा होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि सरकार 13 दिन बाद गिर गई। और मेरा ये मानना है कि अगर वही सोच अगर चली होती तो वो आज आप देखें देश का जो चेहरा है या देश का स्वरूप है किस उस पे मुकाम पे होता। ये इसलिए है कि हम सबको ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर इज ए बैकवर्ड सब स्टैंडर्ड, और जो सेक्टर है इसको छोड़ दीजिए, ये बर्डन है देश के ऊपर, ये भी बताया जाता है। मेरा मानना है कि नहीं, एग्रीकल्चर बर्डन नहीं है। एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर इन दिस कंट्री दैट कैन रीबूट द इकोनॉमी। अगर हम एग्रीकल्चर में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, उनको जो हक बनता है उनका दें। किसान भी एंटरप्रेन्योर है, किसान की भी इतनी एबिलिटी है कि वो भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम तो उसको देना नहीं चाहते, हम तो उसको वंचित रखना चाहते हैं। द रिजल्ट इज कि वो आपके सामने है। आज उसको हम मानते हैं कि बोझ है। ये भी माना जाता है कि साहब इंडस्ट्री से हम जो इंटरेस्ट आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो जो रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर में लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हम मान के चलते हैं? अभी इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों में देखें तो 16 लाख करोड़ रुपए का उनका बैंक का ही जो लोन है वो माफ कर दिया गया है। 16 लाख करोड़ रुपए तो सारा एग्रीकल्चर को ही एक उठा दे इस लेवल पे कि आप कभी देख ही नहीं पाएंगे कि एग्रीकल्चर कहाँ पहुंच गया, हमारे उसके बाद हाथ से निकल गया। पॉजिटिव की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो कहा जाता है कि नहीं साहब यहाँ तो 16 लाख करोड़ रुपए करना, जस्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन किसान को आज भी अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए देना शुरू करते या बात कर दें तभी भी हाहाकार मच जाता है कि साहब ये तो सब्सिडी है, ये व्यर्थ जाएगी, नाली में जाएगी, ये सब बातें हम करते हैं। क्यों? हमारी सोच में, फितरत में वो है ही नहीं है कि किसान जो है इस देश का भाग्य जो है उल्टा कर सकता है या पलट सकता है इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। जब तक हम इस तरफ बात को नहीं लेके जाएंगे, मेरा नहीं मानना कि हम खेती के जो संकट से किसानों को कभी निकाल पाएंगे।
और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग, जैसा कि जब मैं आया तो ये बहन हमारी बोल रही थी और इस बहन ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि असली आर्थिक संकट है हमारे देश में और आर्थिक संकट को विचार से ही निपटा जाएगा, उसी के रास्ते से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि ये विचार से ही उठेगा। जब आप तक वो विचार लेके आप नहीं जाएंगे कि इसमें समानता कैसे होनी चाहिए, वो क्राइसिस को हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और जाते जाते एक बात मैं और कह जाऊँ, बहुत साल पहले, अब तो मैं देखता हूँ 4-5 साल इस बात को हो गए, लेकिन वो वायरल ही होती जाती है वीडियो, मुझे समझ नहीं आता कैसे हो रही है। एक मेरी छोटी सी एक वीडियो थी सर 5 मिनट की, आपने देखी हो, तो उसमें मैंने ये एक चीज़ कही थी कि 1970 में गेहूं का दाम जो है वो 76 रुपीज़ पर क्विंटल था MSP। तो 2015 में वो बढ़कर 1450 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ये 19 गुना की बढ़ोतरी थी, 19 टाइम्स जो किसान की MSP बढ़ी है वीट की। लेकिन जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह है, बेसिक पे और DA, मैं एमोलुमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक पे और DA एम्प्लॉयज़ की जो है वो 120 से 150 गुना बढ़ती है उसी 45 साल में। यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर प्रोफेसर हैं उनकी तनख्वाह जो है 150 से 170 गुना बढ़ती है। स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 280 से 320 गुना बढ़ती है। किसान की जो इनकम है वो 19 गुना बढ़ती है। मेरा मानना है कि अगर जो बाकी तबके हैं सोसाइटी के, अगर इनकी भी इनकम 19 या 20 गुना बड़ी होती, आधे तो आत्महत्या कर चुके होते और आधे जो है वो नौकरियां छोड़ चुके होते। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने जानबूझकर खेती को उस संकट पे रखा ताकि आप और मेरे को सस्ता अनाज मिल सके। तो ये प्राइस जो है वो किसान पे कर रहा है, ये इसकी सारी इकोनॉमी को उस लेवल पे रखने के लिए या चलाने के लिए। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सैक्रिफाइसिंग एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये जो एग्रीकल्चर को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम जो भी नाम दें इसको, लेकिन मुझे इसका डर लगता है क्योंकि आप और हम चुप हैं और इसका आने वाले दिनों में क्या वो होगा, फ्यूचर जो है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आज आपको हैरानगी होगी कि दुनिया भर में किसानों को खेती से बाहर निकाला जा रहा है। किसानों को खेती से बाहर निकाला जा रहा है, दुनिया भर में जो रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। और ये आप मत सोचिए कि हमारे देश में नहीं होगा, हम भी उसी इकोनॉमिक डिज़ाइन का हिस्सा हैं, हम भी खेती से किसानों को बाहर करेंगे। आज सबसे बड़ी खेती जो दुनिया में हो रही है वो गेहूं धान की नहीं हो रही है। आज सबसे बड़ी खेती जो दुनिया में हो रही है वो कीड़ों की हो रही है। आज मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो रोजाना रियर किए जा रहे हैं यूरोप में, और वो कहते हैं कि अब फूड सिक्योरिटी नहीं, अब प्रोटीन सिक्योरिटी का जमाना आ गया। फूड सिक्योरिटी तो आपने वीट पैडी ये जो भी लगाया उसके करके है, लेकिन वो कहते हैं कि अब प्रोटीन का आ गया, तो वो इंसेक्ट से प्रोटीन निकाल कर आपको खाद्यान्न पदार्थ बना के दे रहे हैं। ये कैंपेन शुरू हो गया है और आप सोचें कि नहीं ये तो फ्यूचर की बात उन्होंने कर दी है, फैंटेसी है। रियलिटी ये है कि सबसे पहली इंडस्ट्री दुनिया में फिनलैंड में सेटअप हो गई है जो हवा से सिर्फ मिनरल्स निकाल के बैक्टीरियाज के साथ लेबोरेटरी में फूड बना के पेश कर रहे हैं मार्केट में। 500 million meals a year is being prepared by that small factory। और वो क्या बोलते हैं सर, वो ये कहते हैं कि we are not in the business of producing food, we are in the business of producing land। दुनिया में जमीन खत्म हो रही है, जब इंसेक्ट्स या फूड आपका आर्टिफिशियल तरीके से बनेगा एक इंडस्ट्री में, तो आपको जमीन की जरूरत नहीं है, आपको किसान की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि यूरोप के बहुत से देशों से किसानों को निकाला जा रहा है। हॉलैंड ने 3000 किसानों को निकाल दिया, इंग्लैंड 5000 किसानों को निकाल रहा है। अब तो गाय पे भी टैक्स लगाने की बात हो रही है क्योंकि उससे मीथेन निकलता है। ये सब बातें जो हो रही हैं मिला जुला के, आई थिंक वी आर रीचिंग ए स्टेज जब किसान की ज़रूरत नहीं है। जब हम कहते हैं नो फार्मर नो फूड, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अगर हम उस इकोनॉमिक सोच को नहीं चैलेंज करेंगे जो चाहती है कि ये भी खत्म हो जाए, फार्मर को फूड तो होगा बट देयर विल बी नो फार्मर इन फ्यूचर। सो आई थिंक वी हैव टू नाउ व्हाट शुड आई से कि आपको इतना ध्यान से चलना है आगे के लिए कि आगे हमारा किसान भी रहे, खेती भी रहे, पर्यावरण भी अनुकूल रहे, और हम जो रोमांस है हमारा फूड का वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। वो तभी हो सकता है कि जब आप लोग सब किसान के साथ खड़े होंगे।
और किसान जो है उसको आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और वो ये उस सेक्शन अपने देश का है जिसको अगर आज आपने एक उसको हाथ ज्वाइन किया, उसके हाथ में मिलाया या उसको साथ दिया, मेरा मानना है कि वो देश की इकोनॉमी को ऐसा बदल देगा कि आप याद करेंगे कि हमारा देश वाकई ही विश्व गुरु है। ये जो मॉडल है विश्व गुरु का हम क्रिएट कर सकते हैं। डरिए मत, कोई डराएगा आपको कि साहब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना, वो करना, आप मत डरिए। आपको सीधी बात करनी है। वो सीधी बात यह है कि हमें चाहिए एक खुशहाल किसान देश का। आफ्टर ऑल किसान आज 50% से ज़्यादा है इस देश का, और अगर किसान खुश होगा तो रूरल इकॉनमी भी खुश होगी, यानी वो भी चमकेगी। जब रूरल इकॉनमी भी चमकेगी तो आप जानते हैं कि नेशनल इकॉनमी भी ग्रो करेगी। सो एग्रीकल्चर को फोकस करना मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 8वां वेतन आयोग दे दिया एम्प्लॉयज़ को तो कहा जाता है कि साहब इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकॉनमी, जबकि सिर्फ 4 या 5% पॉपुलेशन को हिट करता है। अगर एग्रीकल्चर में 50% पॉपुलेशन को अगर हम ज़्यादा इनकम देते हैं बाय वे ऑफ लीगली गारंटेड एमएसपी या कोई भी और मैकेनिज्म हो, तो मेरा मानना है कि वो इतनी डिमांड क्रिएट कर देगा, रूरल डिमांड, कि इट विल नॉट बी ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, इट विल बिकम ए रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। वो जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल है, हमारे सामने है। बस एक ही दुर्भाग्य है कि आप और मैं इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप और मैं इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, और आप और मैं सिवाय कि मेरी अगली इनकम या अगले मुझे पैकेजेस कहाँ से मिलने चाहिए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और जिस दिन हमने सब ने मिलकर थोड़ा सा भी शिफ्ट किया फोकस एग्रीकल्चर पर या किसानों पर, ये मान लीजिए कि ये देश जो है वो उस स्टेज में चला जाएगा जहाँ कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो किसानों का साथ देने के लिए एक ही चीज़ है कि आप इस बात को, इस नैरेटिव को, इस बात को बिल्डअप करें कि हमारे देश को बहुत बहुत ज़रूरत है आज हमारी सपोर्ट की, और हमारे फाइनेंशियल भी, और मैंने कहा कि इकोनॉमिकल फाइनेंशियल तो है ही है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कि हमारी आवाज़ की उनको बहुत ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।